जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय ध्वज संहिता के बारे में जानेंगे। आखिर भारतीय ध्वज संहिता है क्या? अभी जो भारतीय ध्वज संहिता 2022 में जो सुधार हुए हैं उसका मकसद क्या है? इसके अतिरिक्त भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या था और हर घर तिरंगा अभियान क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय तिरंगे से संबंधित नियमों को हम लोग जानेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, यानी आप लोग को यह पता होगा कि भारतीय ध्वज संहिता क्या है। भारतीय ध्वज संहिता यानी कि जो हमारा तिरंगा है, जो हमारे राष्ट्र की तिरंगा है, उससे संबंधित कुछ नियम, उससे फहराने का नियम, जो आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे झंडे को फहराया जाता है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के वीर जवानों ने बलिदान दिया, इसी के प्रतीक में हमारे भारतीय झंडों को फहराया जाता है। तो जब हमारा देश में संविधान बना तो उसमें अलग अलग नियमों के द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया जाने लगा। इसके अलग अलग नियम थे। पहले के नियम थे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे रात में नहीं फहराया जा सकता है, लेकिन जो अभी नियम पारित हुआ है ध्वज संहिता 2022 के तहत, कोई भी व्यक्ति रात को भी झंडा फहरा सकता है। आइए इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप जान ही सकते हैं कि यहाँ पे चर्चा का विषय सबसे अधिक क्या है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये चर्चा का विषय क्या है। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय ध्वज जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे इस दिन रात फहराया जा सकता है। यही बात सबसे अधिक चर्चा में है कि हाँ, अब भारतीय ध्वज को या तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग में बताया गया है राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य वितरण, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य वितरण क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से रंग हो गए। तो प्रथम जो इसके रंग होते हैं वो केसरिया, बीच के रंग उजला और सबसे नीचे का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। इसी के बारे में इसमें बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त आप लोग जान भी सकते हैं कि जो हमारे ये चक्र हैं उसमें 24 लकीरें होते हैं। इसी सामान्य वितरण का मतलब ही हो गया इसके बारे में जानकारियाँ। आप लोग आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ व आज़ादी के अमृत महोत्सव में, मतलब इस वर्ष भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार 2022 में लागू किया। अब दूसरा भाग में जनता या निजी संगठन, संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है कि आप लोग राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहरा सकते हैं। पहले था कि सूर्योदय के बाद नहीं फहराना है, अब हो गया है कि आप लोग सूर्योदय के बाद राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। और इसमें अलग अलग नियम भी हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बाद मान सम्मान, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार फहराना है, उसकी जो क्राइटेरिया होती है वो क्या है, इसमें बतलाया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी दी गई है। यानी कि जो भी हमारा संविधान का मूल कर्तव्य यानी जो संविधान में भारतीय ध्वज को फहराने के नियम हैं, उसको हमें बतलाया गया है तीसरे संहिता में। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हर घर तिरंगा। अभी ही आप लोग सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखे होइएगा कि मोदी जी ने ऐलान किया था कि 2 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया था कि हर एक अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगे का चित्र लगाएं, क्योंकि आप लोग जान ही सकते हैं कि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का उदय भी होगा। इससे सारे लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या हुआ, जैसे में आप लोग जान सकते हैं कि यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अब आइए हम आगे बात करते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में। 2002 के बारे में ये तो हमने जान गया। अब हर घर तिरंगा भी जान गए। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो सर्वप्रथम आपको हम ले चलते हैं 1906 से। मतलब ऐसा माना जाता है पहला जो राष्ट्रीय ध्वज जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पंक्तियाँ, यानी कि 3 आप लोग जमीन के समतल पंक्तियाँ 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान सवायकर पर फहराया गया था। और दूसरा 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैकेया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्तावना रखा, जिसमें 2 लाल और हरे रंग की पट्टियाँ शामिल थी। अब आइए 1931 में कई बदलाव से गुजरने के बाद वर्ष 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में बनाया गया। अब ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी या किसी भी कि हमारे तिरंगों को किस बैठक में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो हम लोग के कांग्रेस कमेटी कब किया गया था? 1931 में। ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1947 में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। मतलब जो हम लोग का संविधान सभा, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे भारतीय संविधान सभा का बैठक जो 22 जुलाई 1947 को हुआ था, 22 जुलाई 1947 को जो हुआ था संविधान सभा का बैठक, उसी में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यही सब नियम है। अब भारतीय ध्वज, जो भारतीय तिरंगे से संबंधित कुछ नियम है,
आप लोग जानते ही हैं सभी नियमों को। यह राष्ट्रीय ध्वज सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह हैं, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह संविधान का और एक भारत का महत्वपूर्ण चिन्हित है, जिसके कारण इसी तिरंगे के कारण लाखों हजारों वीरों ने अपना बलिदान दिया, भारत की आज़ादी से लेकर के कारगिल युद्ध से लेकर के। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज अत्यंत और सम्माननीय है। राष्ट्रीय ध्वज सम्माननीय है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मोहर महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र का उपयोग को प्रतिबंधित करता है। यह जो हमारा राष्ट्रीय चक्र है वह प्रतिबंधित किया है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकता है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम कब हुआ था? तो ये आप लोग से मैं बता दूं 1971 में। 1971 में। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देते हुए जाइएगा कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सही है? यहाँ पिंगली कवैया ने तिरंगे को फहराया था। यहाँ पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपति का अनुवाद बंगला से अंग्रेजी में किया। यहाँ मेडल ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।